अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़हरी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं चारसद्दा से, जहां मुखालिफिन ने सिर्फ 10,000 रुपए के तनाज़े पर कयामत ढा दी। घड़ी हमीद गुल में फायरिंग करके 3 सगे भाइयों को कत्ल कर दिया, जबकि एक भाई जख्मी है, जिसे शदीद जख्मी हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। फायरिंग के बाद मुल्ज़िमान फरार हो गए हैं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक दोनों फरीक़ैन के दरमियान 10,000 रुपए की रकम पर झगड़ा हो गया था। चारसद्दा से यह खबर है, जहां मुखालिफिन ने सिर्फ 10,000 रुपए, जी हाँ 10,000 रुपए के तनाज़े पर क़यामत ढा दी है। गढ़ी हमीद गुल में फायरिंग करके 3 सगे भाइयों को कत्ल कर दिया गया, जबकि एक भाई ज़ख्मी भी है, जिसे शदीद ज़ख्मी हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है और लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। फायरिंग के बाद अलबत्ता मुल्ज़िमान फ़रार होने में कामयाब हो गए हैं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक दोनों फरीक़ैन के दरमियान 10,000 रुपए की रकम पर झगड़ा हो गया था। तो DPO चारसद्दा मोहम्मद शुएब का इस हवाले से कहना है कि फायरिंग मकतूलीन के फूफीजाद भाइयों ने की है। रकम के तनाज़े पर जरगा हुआ था। वाक़े का मुकदमा 6 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इन्होंने आपस में इनका वो पैसों का लेन देन का मसला था, जिसपे इनकी पहले भी लड़ाई हुई थी, और आज इनके कोई मामू आए थे वहाँ पे और इनका आपस में जरगा करवाने, और उस जरगे में बाहर निकले इनके घर साथ साथ और गली के अंदर फिर उन्होंने फायरिंग की है, जिन्होंने इन्होंने उस दूसरी पार्टी के पैसे देने थे जो कल्प्रेट्स हैं। तो जो कल्प्रेट्स थे वो अपने पैसों की डिमांड कर रहे थे और इन्होंने उनके देने थे, तो उस दौरान इनका लड़ाई झगड़ा हो गया। बहुत सारे हमने देखे थे। दूसरी जो कल्प्रेट्स है उनके अंदर से भी एक बंदा जख्मी है, और वो फिलहाल जो है 6 बंदे जो है इन्होंने FIR के अंदर नॉमिनेट किए हैं, और FIR के अंदर ये लोग नॉमिनेट कर रहे हैं, और वो लोग अभी फिलहाल अब्सकॉन्ड किया। उन सब लोगों ने, पुलिस जो है अपने रेड्स मारी, छापे मारी। चारसद्दा से ही एक और अफसोसनाक खबर है, जहां एक और मासूम बच्ची दरिंदों का निशाना बन गई। 2.5 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े का नोटिस ले लिया। तफसील जानिए एजाज खालिद की रिपोर्ट में। एक और बच्ची से ज्यादती, एक और कत्ल। चारसद्दा में 2.5 साल की नन्ही बच्ची की लाश खेत से मिली। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हो गई। बच्ची 6 अक्टूबर को घर से बाहर खेलती हुई लापता हुई थी। पुलिस मुल्जिम का कुछ पता न लगा सकी। अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो हमें बताएं, ताकि लोग फिर एक घर में अपने घर में रहें, अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें। अहले खाना ने मुल्जिम को फौरी गिरफ्तार करके सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया और जालिम को के पर किरदार तक पहुँच जाए और सारे आम उसकी फांसी दी जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े का नोटिस ले लिया। IG को जिम्मेदारों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। एजाज खालिद, समा, चारसद्दा। इस्लामाबाद के इलाके बरीमाम में 2 हफ्ते कबल 11 साला बच्ची के अंधे कत्ल का मुअम्मा हल हो गया है। पड़ोसी ही कातिल निकले हैं। गिरफ्तार तीनों मुल्जिमान ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है। ज़्यादती की तस्दीक के लिए पुलिस DNA रिपोर्ट की मुंतज़िर है। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। इस्लामाबाद के इलाका बरी इमाम में 11 साला अक्सा के कातिल पड़ोसी निकले। CIA और थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में 3 मुल्जिमान मोहम्मद खुर्शीद, शाह सवार और हमाद नकवी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने एक बाली बयान में बताया कि ज्यादती की कोशिश के दौरान पहचाने जाने पर खौफ से गला दबा दिया। खुदकुशी का रंग देने के लिए लाश फंदे पर लटका दी। इनिशियल इंटरोगेशन के दौरान ये इंकशाफ किया है कि इन्होंने ही इस बच्ची को मर्डर किया था, तीनों मुल्जिमान ने मिलकर। वफाकी पुलिस ने कमसिन अक्सा के मुबैना कातिलों को तो ढूंढ निकाला, लेकिन मकतूला से ज्यादती भी हुई या नहीं, तस्दीक के लिए तफ्तीशी टीमों को DNA रिपोर्ट का इंतजार है। नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। शेखुपुरा पुलिस ने फिरोजवाला गैंग रेप के मरकजी मुल्जिम समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुतासरा खातून से छीने गए मोबाइल फोन से सिम का डेटा हासिल करके मुल्जिम को ट्रेस किया गया। गिरफ्तार अफराद को मुतासरा खातून ने शनाख्त भी कर लिया है। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। मुतासरा खातून का मेडिकल टेस्ट करके सैंपल DNA के लिए भिजवा दिए गए हैं। लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जहां शादी से इनकार पर लड़की को कज़न ने तेज़ धार आले से ज़ख्मी किया और चलती गाड़ी से धक्का देकर फरार हो गया।
लाहौर में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ पर शादी से इनकार पर लड़की को कज़न ने तेज़ धार आले से ज़ख्मी किया और चलती गाड़ी से धक्का देकर फ़रार हो गया। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे रियाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज़, पुलिस ने तहकीक़ात की है, क्या बातें सामने आई हैं और जिस खातून को तेज़धार आले से ज़ख्मी किया गया है उसकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, खातून की जो हालत है वो इस वक्त पुलिस के मुताबिक खतरे से बाहर है। ये कान्हा का इलाका है, फिरोजपुर रोड पर। ये नामालूम कार से नामालूम मुसलमान ने इस खातून को फेंका। जब जमीन पर फेंका तो जो मुकामी यानी शाहीन थे उनके मुताबिक तेजधार आले से इसे जख्मी किया गया था। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने खातून को फौरी तौर पर तबी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस का ये कहना है क्योंकि इशरत नामी इस खातून का जो नाम है वो सामने, इसका कज़न जो था इस शादी से इनकार पर उसने इसको जख्मी किया है, उसकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि मुलज़िम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। जामिया कराची में कार सवार तालिबे इल्म और उसकी साथी लड़की को मुबैना तौर पर हिरासत करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुतासरा तालिबे इल्म की निशानदही पर जामिया के गैर तदरीसी अमले के 6 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकात में सामने आया है कि वाक़े में बाहर के 4 कम उम्र लड़के भी शामिल थे। रिपोर्ट करेंगे आमिर मजीद। 5 अक्टूबर की रात 11:30 बजे पेश आया जामिया कराची की हुदूद में मुबैना हरासगी का वाकया। तालिबे इल्म शहीर अली ने पहले सोशल मीडिया पर तफसीलात शेयर की, फिर 2 रोज बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया को बाकायदा शिकायत की। बताया कि दोस्त की सालगिरह की तकरीब से वापस आ रहे थे। कार में सवार 2 लड़कियों में से एक को IBA हॉस्टल उतारा, दूसरी साथ ही मौजूद थी। रास्ते में मोटरसाइकिल सवार तकरीबन 10 लड़कों ने रोकने की कोशिश की। खौफ के मारे गाड़ी दौड़ा दी और मस्कन गेट पर रुका। क्योंकि रात का वाकया है तो उसके अंदर जो है मोटरसाइकिलें नज़र आ रही हैं, लेकिन लोग ज़ाहिर है क्योंकि कैमरे जो लगे हुए वो कैमरे लगे हुए हैं हाइट पे, तो वो गाड़ी और मोटरसाइकिल तो नज़र आ रही है, लेकिन लोग जो हैं उस तरह से आइडेंटिफाई नहीं हो रहे। चेहरा वाजिया ना हुलिया और रात की तारीकी, ऊपर से CCTV कैमरे ऊंचाई पर नस्ब होने की वजह से लड़कों की शनाख्त नहीं हो पा रही। मुतासरा तालिबे इल्म की निशानदही पर जामिया के गैर तदरीसी अमले के 6 बच्चों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हम चिप्स खाने जा रहे थे, सही है, चिप्स खा के वापस आ रहे थे, गेट पे वो लड़के खड़े, ये गार्ड खड़े, इनने बोला कि तुम बाइक तेज चलाते हुए, हम सारे खड़े हो गए। तहकीकात में मालूम हुआ कि वाक़े में मुलविस 4 मुल्ज़मान का ताल्लुक जामिया से ही नहीं, चारों फ्री वाईफाई इस्तेमाल करने के लिए जामिया कराची आते थे। इनकी तलाश जारी है। उधर पुलिस ने शहर का बयान रिकॉर्ड कर लिया। तालिबे इल्म ने दावा किया कि मुल्ज़मान मेरी दोस्त को निशाना बनाना चाहते थे। उधर IBA ने भी मुकम्मल इंक्वायरी की दरख्वास्त कर दी। कैमरामैन कामरान उद्दीन और साथी रिपोर्टर सऊद मुर्तज़ा के साथ आमिर मजीद, समा कराची। जामिया कराची में 5 अक्टूबर की रात मुबैना हिरासगी के केस में मजीद पेशरफ तो ना हो सकी, लेकिन जामिया कराची के मस्कन गेट पर रात के इस पहर क्या माहौल होता है ये जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, हमेशा से हमने ये देखा है कि मस्कन वाले गेट पे जामिया के अंधेरा रहता है और दूर दूर तक कोई नज़र भी नहीं आता, क्या ऐसा ही है? वीराना अभी भी यहाँ पर है? देखिए, ये वाक़या 5 अक्टूबर को पेश आया था, जब एक जो नौजवान है वो अपने फ्रेंड को छोड़ने IBA हॉस्टल गया और वहाँ से वापसी पर उसको हिरासत किया गया 10 लड़कों की जानिब से। इस वक्त मैं मस्कन के उसी गेट पर मौजूद हूँ जहाँ ये नौजवान आकर सिक्योरिटी गार्ड से शिकायत करता है। मेरे कैमरामैन मरगूब आपको दिखाएंगे कि ये रात के तकरीबन 11:30 बजे का वाक़या था। अब भी तकरीबन 12, साढ़े 12, सवा 12 के टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर एक हू का आलम है। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आपको दूर तक नज़र नहीं आएगा और मेरे कैमरामैन जूम करके अगर आपको दिखा सकें तो कदर अंधेरा है कि कोई भी नॉर्मल शख्स या कोई शख्स पैदल वहाँ पर सफ़र नहीं कर सकता। ख़तरनाक हद तक यहाँ पर अंधेरा है, डर है, खौफ है, और ऊपर से इस तरह का वाक़या हो जाए तो शहरी वैसे ही डर जाता है। और इसके आप दूसरी साइड पर भी अगर आप फुटेज में देखेंगे तो यहाँ को आपको नज़र आएगा सिक्योरिटी गार्ड मौजूद ज़रूर है, लेकिन खुदा ना खासा कोई यहाँ पर वाक़या होता है तो उसको यहाँ पहुँचने में खासा टाइम लग जाएगा। इतनी देर में कोई भी वारदात करके यहाँ से फ़रार हो जाता है। ये अबुल हसन असवानी रोड का जगह कहलाती है, मस्कन गेट है। यहाँ के आसपास जगह पे भी खासा अंधेरा है, कोई लाइटिंग का इंतज़ाम नहीं है और इतना बड़ा वाक़या हो गया। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से अभी भी यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। अंधेरे की वजह से यहाँ पर कोई वारदात भी हो सकती है और ये लम्हा फ़िक्रिया है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कम अज़ कम यहाँ पर रोशनी का इंतज़ाम ज़रूर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज अली कादरी।
कराची में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें उरूज पर हैं। खारादर में 2 चोर मोटरसाइकिल ले उड़े। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। इस फुटेज को आप देख भी सकते हैं। स्ट्रीट क्राइम्स हो, चोरी की वारदात हो या फिर डकैतियां हो, आजकल कराची में उरूज पर हैं और ऐसे में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। 2 चोर यहां पर आए और मोटरसाइकिल को किस तरह से यहां से ले उड़े और इसके बाद भी पुलिस अब तक कोई कार्रवाई करने में नाकाम दिखाई देती है। यहाँ आपको बड़ी खबर देते हैं कि नेशनल बैंक का ATM सिस्टम हैक होने का इंकशाफ हुआ है। हैकर्स ने मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमीन के करोड़ों रुपए निकलवा लिए हैं। तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील साहब बताइएगा, क्या अंदेशा है, कितना नुकसान हुआ है इससे? देखिए फवाद, नेशनल बैंक के जो इंतजामिया है, जो इनसाइडर्स हैं, उन्होंने हमें बताया है कि नेशनल बैंक का जो ATM सिस्टम है वो हैक हुआ है और खदशा ये है कि करोड़ों रुपए निकलवा लिए गए हैं। अभी तहकीकात जारी हैं और ये तरीकाकार इसका ये था कि ATM मशीनों के साथ डिवाइस लगाकर जो है वो डाटा कलेक्ट किया गया और उसके बाद मुख्तलिफ शहरों में जाकर, जिसमें लाहौर, मुल्तान, लिया और दीगर शहर शामिल हैं, वहाँ जाकर पैसे रकूम से ATM रकूम से पैसे निकलवाए गए। और सरकारी मुलाजमीन जो है उनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है, कुछ कौमी इदारा सेहत से हैं, कुछ कौमी ज़राई तहकीकाती कौंसिल के मुलाजमीन हैं और उन्होंने फिर रिटर्न हाथ से लिखी दरखास्तें दी हैं बैंक को कि उनके पैसे निकलवाए गए हैं ATM से। उनको मालूम नहीं है कौन लोग हैं जिन्होंने निकलवाए हैं। अब तहकीकात जारी हैं और उन्होंने अपने ATM कार्ड ब्लॉक करवाए और साथ दरखास्तें भी दी हैं। अब ये मामले की तहकीकात होंगी तो फिर पता चलेगा कि कितना पैसा निकलवाया गया है और कौन लोग इसमें मुलविस हैं। माजी में इस तरह की एग्जाम्पल सामने आ चुकी हैं कि जो साइबर जो क्राइम है इस तरह का वो सामने आया है, लेकिन अभी भी जो बैंक्स हैं उनका जो सिस्टम है लगता यूं है कि उसमें खामियां हैं, जिसकी वजह से हैकर्स जो हैं वो लोगों को रकूम से महरूम कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका शकील अहमद। और इसी पर बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अम्मार जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाफरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या इतना आसान होता है किसी बैंक का डाटा इस तरह से हैक कर लेना? इससे तो फिर लोगों का बड़ा नुकसान होता है। माजी में भी हम इस तरह की कार्रवाइयाँ देखते रहे हैं, क्यों इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती? अम्मार जाफरी साहब सुन सकते हैं आप हमें? मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है आपकी, बताइए। मैं रिमोट एरिया में हूँ। जी। अम्मार जाफरी साहब, मैं ये कह रहा था कि कितना आसान होता है किसी बैंक का इस तरह से सिस्टम हैक कर लिया जाए और फिर वहाँ से करोड़ों रुपए निकलवा लिए जाए? देखिए, सिस्टम तो हैक पूरी दुनिया में हो जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो अगर आपको स्पेसिफिक बात करेंगे मैं उसका जवाब दे दूंगा। ATM के हैकिंग का निज़ाम और है, उसमें क्लोनिंग होती है। जहाँ से आप कार्ड डालते हैं वो उसके कार्ड की आपकी स्ट्राइप के डाटे को क्लोन कर लेते हैं, फिर वो नया बना के उसका जो आपका पासवर्ड है वहाँ कैमरा लगा होता है उसको नोट कर लेते हैं। इसमें तो बहुत ही इनोवेशन आ गई है। जो डाटा हैक होना होता है ज़ाहिर है उसका ताल्लुक सिक्योरिटी सिस्टम से है, लेकिन इस वक्त जितने भी हमारे मुल्क में कमर्शियल बैंक्स हैं, गवर्नमेंट के बैंक्स हैं, सब ने अपनी अपनी हिफाजत ड्यू डिलिजेंस तो की भी है। अगर कोई आप एग्जैक्ट बात करेंगे तो फिर मैं उस पर रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि इतना आसान नहीं होता क्रिमिनल्स के लिए भी। लेकिन क्रिमिनल्स भी हर वक्त रिसर्च करते रहते हैं। कई बड़ी खतरनाक मिसालें हैं, बांग्लादेश की बड़ी खतरनाक मिसाल है, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसी मेजर ब्रीच तो भी नजर नहीं आई। अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये नेशनल बैंक का ATM सिस्टम हैक हुआ है और इससे जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके करोड़ों रुपए निकलवा लिए गए हैं। इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? मेरी मालूमात है वो मैं बता देता हूँ। वो एज सच हैक नहीं हुआ, वो एक टेक्निकल फॉल्ट थी जो बड़े कम परसेंटेज कार्ड पे इफेक्ट हुई है, और वो भी ये थी कि वो जीरो बैलेंस के ऊपर भी वो निकाल रहा था, पैसे पेमेंट कर रहा था, और वो बड़े कम से इफेक्ट हुई है वो। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, और वो सब पे नहीं हुई है। दैट इज नॉट हैकिंग, वो एक टेक्निकल ग्लिच होती है इस चीज़ के अंदर, वो आ जाती है कभी कभी। लेकिन वो जो बैंक का अपना सिस्टम था उसको मॉनिटर कर लिया और उसको वो मॉनिटर करके उन्होंने उसको स्टॉप कर दिया। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अम्मार जाफरी साहब। मंडी बहाउद्दीन में बैंकों को जाली सोना देकर कर्जा लेने वाले 4 मुलजिमान पकड़े गए हैं। बात करेंगे दीवान आदिल से। दीवान आदिल से भी रब्ता करने की कोशिश करते हैं। मंडी बहाउद्दीन से ये खबर है जहां पर जाली सोना देकर कर्जा लेने वाले 4 मुलजिमान पकड़े गए हैं। बात करेंगे दीवान आदिल से। दीवान आदिल, ये बताइएगा कि ये मुलजिमान अब तक कितनी कार्रवाइयां कर चुके हैं और पुलिस को कब से मतलूब थे ये?
जी बिल्कुल, सिद्रा मंडी बहाउद्दीन के इलाका मलकवाल में बैंकों को चूना लगाने वाले गैंग के 4 मुलजिमान को जो है वो थाना मलकवाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है सिद्रा के मुलजिमान बैंकों में जाली सोना लगवाकर लाखों रुपए के कर्ज ले लेते थे। गिरफ्तार मुलजिमान में जो है वो 2 खवातीन भी शामिल है। हमारे DSP मलकवाल राजा फखर बशीर से बात हुई है जी, तो इनका यही कहना है कि मुलजिमान जो है वो तांबे के जेवरात पर सिद्रा सोने का पानी चढ़ाकर वारदात करते थे। मुलजिमान जो है वो दोबारा फिर इसी बैंक में जो है वो जाली सोना रखवाकर पैसा लेने आए, तो पुलिस ने जो है वो बैंक मैनेजर की कंप्लेन पर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम का कहना है सिद्रा के मुलजिमान से जो है वो 22 लाख रुपए के करीब जो है वो नकदी बरामद कर ली है और इनसे मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। जी सिद्रा। दीवाना आदिल, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। उधर डिफेंस कराची में ब्लैक करोला कार गैंग दुकानदारों के लिए खौफ की अलामत बन चुका है। नॉर्थ कराची में हाजिर दिमागी की वजह से शहरी लूटने से बच गया। शहर कायद में लूट मार का बाजार गर्म। डिफेंस में ब्लैक करोला कार गैंग दुकानदारों के लिए खौफ की अलामत बन गया। एक माह में एक ही दुकान में 2 बार वारदातें की गईं। चोर मुबैना तौर पर 70 लाख रुपए मालियत से जायद का सामान और नकद रकम लेकर फरार हुए। डिजाइनर शॉप में पहली वारदात 8 मुहर्रम जबकि दूसरी गुज़िश्ता रोज हुई। फुटेज में एक चोर को दुकान के कुंडे काटते हुए देखा जा सकता है। 2 चोरों ने शटर खुलते ही दुकान से माल समेटा और चलते बने। शहर का कोई इलाका लुटेरों से महफूज नहीं। नॉर्थ कराची में शहरी की हाजिर दिमागी ने उसे लुटने से बचा लिया। सुनसान गली में मुलजिमान ने कार सवार शख्स को 2 मरतबा घेरने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। शहरी गाड़ी भगाता हुआ बच निकलने में कामयाब हो गया। इस्लामाबाद से खबर, जहां पर फ्लैट के तनाज़े पर पुलिस एहलकार ने फायरिंग करके अपने ही पेटी भाई को कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। रिपोर्ट करेंगे नूरुल अमीन दानिश। ये है इस्लामाबाद के सेक्टर G6 का वो फ्लैट जिसने एक पुलिस वाले की जान ले ली तो दूसरे को कत्ल का मुलजिम बना दिया। इसी फ्लैट के तनाज़े पर वफाकी पुलिस के 2 एहलकारों में तलख कलामी हुई। आसिम ने फायरिंग करके बख्त मुनीर को मौत के घाट उतार दिया। 3 फायरिंग हुआ जोर जोर के। फिर मैं अंदर से निकली, पुलिस वाला मार के ना भाग रहे थे, उसको पिस्तौल भी गिर गया। फिर इधर मोटरसाइकिल था, मोटरसाइकिल भी ले गया। पुलिस के मुताबिक कातिल और मकतूल के दरमियान पहले भी इसी फ्लैट के तनाज़े पर झगड़ा हुआ था, ताहम बाद में सुलह हो गई लेकिन रंजिश बरकरार रही। तीनों जवान जो है पुलिस के एक ही फ्लैट में इनकी रहायश थी। आसम ने इसको गोली मारी है जो मौके से फरार हो गया। ये आज भी इनके दरमियान कोई अचानक तलख कलामी हुई है। जहां भाग एहलकार की लाश को पोस्टमार्टम के लिए पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। बंडल किसका है? विफाक और सिंध में जजीरों की मिल्कियत का तनाज़ा खत्म ना हुआ। वजीर आजम ने विफाक और सिंध को मिलकर मामला तय करने की हिदायत कर दी। जजीरा बंडल आइलैंड किसकी मलकियत? सिंध हुकूमत और वफाक के माबैन तनाज़ा अभी हल न हुआ था कि गवर्नर सिंध के बयान ने हलचल मचा दी। बंडल आइलैंड सिंध का हिस्सा है, सिंध का हिस्सा रहेगा, सिंध में ही रहेगा। बंडल आइलैंड को उठा के इस्लामाबाद के करीब लाके नहीं बसाया जा रहा, वहीं पर रोजगार में इजाफा होगा। मगर वफाकी वजीर अली जैदी तो दावा कर रहे हैं कि बंडल आइलैंड पोर्ट कासिम की जमीन है। 1973 में पोर्ट कासिम अथॉरिटी जब बनी थी उसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन हुए थे। उसके कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये जो आइलैंड्स हैं, जजीरे बहुत सारे आते हैं, कुछ उस कोऑर्डिनेट्स के बाहर हैं, कुछ उस कोऑर्डिनेट्स के अंदर आते हैं। सूबाई वजीर नासिर शाह कहते हैं जजीरा सिंध हुकूमत की मलकियत है। इस पर आला अदालतों के फैसले आए हुए हैं। आपने एक ऑर्डिनेंस निकाल दिया, अब हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि क्या हम ये आइलैंड जो है इस्लामाबाद लेके जाएंगे, तो क्या इस्लामाबाद हमारा नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पाकिस्तान की बात करती है, सबसे पहले पाकिस्तान। नासिर शाह का कहना था वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे बिला वजह बंडल आइलैंड को मुतनाज़ा बना रहे हैं। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध ने मुलाकात की है जिसमें कराची के जज़ायर समेत मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत की गई है।
इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में साबिक़ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को वज़ीर आला सिंध ने कराची के जज़ायर पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में नैब केसेस से मुताल्लिक़ वकला से मुशावरत भी की गई। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी आज बिलावल हाउस में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें जज़ायर के मामले पर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। और जिन जजीरों पर सिंध और विफाक के दरमियान तनाज़ा चल रहा है, ये जज़ायर कराची के साहिल से कितनी दूर हैं और इसकी जुग्राफियाई हैसियत कितनी अहम है, ये बताएंगे शायान सलीम। कराची के जज़ायर पर विफाक और सिंध में एक तनाज़ा खड़ा हो गया। ये जजीरे कराची से कितना दूर है, इसकी जुग्राफियाई अहमियत कितनी ज्यादा है, ये जानने के लिए हम इब्राहिम हैदरी से बंडल आइलैंड तक सफर करेंगे। मिनट सफर के बाद हम बंडल आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। इसके खास मनाजिर देखते हैं। इन गैर आबाद जजीरों को आबाद करने के लिए विफाक ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है और एक अथॉरिटी बनाई है जिसका नाम है पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो यहाँ पर तामीरात का काम करेगी, मगर सिंध हुकूमत ने जिसने विफाक को इजाजत दी थी यहाँ पर तामीराती कामों की, उसने मुखालफत कर दी है और विफाक से ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा किया है। बंडल आइलैंड को मकामी लोग भंडार आइलैंड भी कहते हैं। इसके साथ दीगर जजीरे भी हैं और तकरीबन 12,000 एकड़ से जायद रकबे पर ये जजीरे फैले हुए हैं। एक और बात भी है, ये जजीरे कराची से ज्यादा दूर नहीं है। कराची की बुलंद वाला इमारतें इस जजीरे से आसानी से नजर आ जाती हैं, तो यहाँ पर अगर तामीरात होती हैं तो कराची से इसको आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। ये पहली बार नहीं हुआ, मुशर्रफ के दौर में भी इन जजीरों को आबाद करने की कोशिश की गई थी और 2012 में भी यहाँ सरमायाकारी की कोशिश की गई, जबकि इस बार विफाक के फैसले को मुस्तरद करते हुए सिंध काबीना ने कहा है कि ये जजीरे सिंध की मिल्कियत है। हमारी तरक्की कब तक सियासत की नजर रहेगी, कुछ नहीं पता। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, सामा, कराची। मरियम नवाज ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद का क्रेडिट भी मियां नवाज शरीफ को दे दिया। कहा ऑपरेशन के पीछे फौज और नवाज शरीफ आगे थे। लाहौर में धुआंधार खिताब में कहा वो कैसा गद्दार था जो JF-17 बनाकर मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बना गया। जब मियां साहब आपका मुकदमा उठाते फिर उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे बनते हैं। आप लगाएं इश्तिहार, उसमें बेशक आप नवाज शरीफ का चेहरा डाल दें, लेकिन जब आप गद्दारी का भगौड़े होने का इश्तिहार लगाएंगे तो लोगों को उसमें जनरल परवेज मुशर्रफ की शक्ल नजर आएगी। कैसा गद्दार है वो कि अपने सीने पे अपनी सिक्योरिटी रिस्क को लेकर वो ज़र्ब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद लड़कर कहते हैं ना कि उसके पीछे फौज थी। बिल्कुल रद्दुल फसाद में ज़र्ब-ए-अज़्ब के पीछे फौज थी, लेकिन आगे नवाज शरीफ खड़ा। कैसा गद्दार था वो जो मोटरवे बना गया जिस पे जरूरत पड़ने के ऊपर जंगी जहाज लैंड भी कर सकते हैं और टेक ऑफ भी कर सकते हैं। JF-17 थंडर बना गया और पाकिस्तान के डिफेंस को नाकाबिले तस्खीर बना गया। मुल्क में खजाना कमजोर होने के बावजूद उसने पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि इतनी बड़ी बड़ी जंगें हम लड़ने जा रहे हैं, हम आपकी तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते। उसने अपनी हुकूमत का पेट काट कर पैसे निकाल कर दिए उस जंग के लिए और आगे बढ़ के वो जंग लड़ी। भारत के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके कर दिए, पाकिस्तान को रोशनियां देकर चला गया। कैसा गद्दार था वो। नवाज शरीफ ने अपने कारकुनों को अकेला नहीं छोड़ा, सारे वार पहले अपने सीने पे लिए और उसके बाद हमारी बारी आई। उस इंसान का जज्बा देखें कि जिसको ज़रा सी आहट पे होता था कि बेटी को कोई गिरफ्तार ना कर ले। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि बेटी अपना बैग तैयार करो, अगर गिरफ्तार हो तो सीना तान के जाना, घबराना नहीं, क्योंकि जब इस तरह के हथकंडों पे ये उतर आते हैं तो इसका मतलब है कि हुकूमत के दिन थोड़े।
क्या मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के बयानिया का बोझ नहीं उठा सकी? कारकुनों से खिताब में हुकूमत को निशाने पर रखा, लेकिन हदफ इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुकूमत दिखाई दी। मियाँ साहब का और मेरा जो बयानिया है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्या मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ उठाते उठाते थक गईं? लाहौर में पार्टी कारकुनों से खिताब में हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया, मगर इस्टेब्लिशमेंट पर रिवायती इल्जाम न धरे जो कुछ दिन पहले तक किया करती थी। लोग आज इस्टेब्लिशमेंट वाली जो हिस्टोरिकली सियासत होती है उसके साथ नहीं खड़े, लोग आपके बयानिए के साथ खड़े। मरियम नवाज को न जाने क्यों बयानिए से अपनी और वालिद की नाअहली भी याद आ गई। अगर उस बयानिए को सिर्फ एक नारे में समो दिया जाए तो वो है वोट को इज्जत दो, तो फिर मियाँ साहब तो असेंबली में नहीं है ना, मियाँ साहब तो नाअहल हैं, मैं भी नाअहल हूँ, तो मियाँ साहब फिर किसका मुकदमा लड़ रहे हैं? इससे कबल नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर भी सीधे सवाल का साफ जवाब न दे सके थे। जो नवाज शरीफ साहब ने कहे वो वाले वर्ड्स इस्तेमाल कर लेती हूँ सर, हदफ कौन है, इदारे या इमरान खान? देखें, या इसमें चॉइस की बात नहीं है, स्ट्रैटेजी की बात है कि इमरान खान को हिट करेंगे तो हमारा क्या मकसद हल हो जाएगा। मरियम नवाज के बयानिए में तब्दीली कैसे आई? लोगों के जहन में सवाल उठने लगे हैं। नवाज शरीफ ने एक बार फिर मुझे क्यों निकाला की गर्दान दोहरा दी। कहते हैं कि आरटीएस बंद करके मैंडेट चोरी किया गया। जो आइन की इज्जत नहीं करता, मैं उसकी इज्जत नहीं करता। नून लीग के कायद का एक बार फिर मुझे क्यों निकाला का शिकवा। कहते हैं वजीर आजम को निकालने की कोई माकूल वजह होती तो और बात थी। आरटीएस को बंद करके मैंडेट चोरी किया गया। 4 वोटों की बढ़तरी से इमरान खान को वजीर आजम बना दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि आए रोज यहाँ का निज़ाम बदल दिया जाता है, किसी भी इदारे को आइन के मुताबिक चलने नहीं दिया जाता। मैंने पहले वापस आने की कोशिश की तो वापस सऊदी अरब भिजवा दिया गया। आइन शिकनी करना नाकाबिले माफ़ी है। लीगी कायद का मजीद कहना था कि हुकूमत ने ऑरेंज लाइन को अपने बुग़्ज़ की वजह से रोका हुआ है। पेशावर बीआरटी की लागत बहुत बढ़ चुकी है। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत क्यों रुकी हुई है? इमरान खान बनी गाला की मनी ट्रेल कब देंगे? नैब ने लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। सफदर अवान ने पेशी की रुदात सुनाई। कहा 1872 में वालिद ने जो किया उसका जवाब कैसे दूं? नैब वाले वालिद से कब्र पर जाकर पूछ लें। मुझे इन्फॉर्म कर दिया कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करो। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब ज़हनी तौर पे तैयार है। वो मेरा दवाइयों का डब्बा और मेरा देखा है ना, ये मुझे जब गिरफ्तार करेंगे ना, मेरा खाना इनको पता लगेगा कौन से मुल्क से और कौन से डॉक्टरों के लिखा हुआ आएगा। अब मैं 1872 की जायदाद का हिसाब कहाँ से दूँ? वालिद मरहूम फौत हो गए हैं, उनकी चीज़ों का मैं जवाब कहाँ से दूँ? उन्होंने खैरात क्यों की? उन्होंने ज़कात कहाँ से दी? उन्होंने मस्जिद कहाँ से बनाई? उन्होंने दारुल उलूम कहाँ से बनाए? उन्होंने मज़ारात कहाँ से बनाए? इन सारी चीज़ों का जवाब तो उनकी कब्र मुबारक में दिखा देता हूँ। नेब वाले उनसे पूछ लें, आगे से जवाब आएगा, ज़रूर आएगा, मगर इनको रात को सोए में आएगा इंशाअल्लाह ताला। एक शख्स जिसके साथ में पार्टी हूँ, जो चेयरमैन नेब है और शहजाद अकबर है, जिन्होंने हमारे ऊपर कातलाना हमला करवाया है, वो अब मुझे पेशावर में बुलाकर या तो मारना चाहते हैं या मुझे टॉर्चर करना चाहते हैं। ये गिरफ्तारी आखिरी गिरफ्तारी होगी। इसके बाद इमरान खान की हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। तो जनाब, एक दिन का सीएम तो आपने फिल्मों में देखा ही होगा, मगर फिनलैंड में हकीकी ज़िंदगी में 16 साल लड़की को एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया गया। यूरोपीय मुल्क फिनलैंड में 16 साल लड़की को सिर्फ 24 घंटे के लिए वजीर आजम बनाया गया। हुकूमत ने आलमी तंजीम प्लान इंटरनेशनल की मुहिम गर्ल्स टेक ओवर के तहत 16 साल एवा मोर्तो को एक दिन का वजीर आजम बनाया। एवा मोर्तो ने 7 अक्टूबर को अपनी खिदमात सरअंजाम दी। एक दिन की वजीर आजम ने जिम्मेदारियां निभाने के दौरान टेक्नोलॉजी के शोबे में लड़कियों के किरदार और मौके पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखी।
मौजूदा वजीर आजम साना मारेन से मुलाकात में अहम जिम्मेदारी देने पर शुक्रिया भी अदा किया। याद रहे साना मारेन दिसंबर 2019 में दुनिया की कम उम्र तरीन फिनलैंड की वजीर आजम बनी थी। हादसे में बाप और उसका 6 साला इकलौता बेटा जाँ बहक हो गए। रिपोर्ट करेंगे शाहनवाज अली कादरी। कराची में हादसात मामूल बन गए। जिन्हें अस्पताल के करीब भी तेज रफ्तार मिनी बस ने मोटरसाइकिल सवार को रोन डाला। हादसे में बाप बेटा जाँ बहक हो गए। शनाख्त 6 साला आदिल और 45 साला आदम के नाम से हुई। अहले खाना का कहना है कि आदम घर से मोबाइल फोन लेने के लिए निकला था। जाँ बहक आदिल इकलौता बेटा था। हमें फोन आया किसी और बंदे को, वो आके हमें कह के गया कि भाई ये हादसा हो गया। तो जैसे हम लोग को मालूम पड़ा, हम लोग सब इकट्ठे हुए, फिर हम लोग यहाँ आए। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद शहरियों ने कंडक्टर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मिनी बस ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन एरिक पेरारा के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद और अफगानिस्तान में इत्तेहादी फौज के सरबराह जनरल एस्टन स्कॉट मिलर ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते में अमन इस्तेहकाम की सूरत हाल पर बातचीत की गई। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी गुफ्तगू की गई। अमरीकी वफ़द ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अब खबर ये कि PTA ने बेलगाम सोशल मीडिया को लगाम डालने की तैयारियां कर ली हैं। PTA के तैयार करदा कवायद की विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वजारत IT चंद रोज में रूल्स के इतलाक का नोटिफिकेशन जारी करेगी। जहीर अली की रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया सारिफीन और कंपनियां होशियार बाश, बेलगाम आज़ादी अब पाकिस्तान में नहीं चलेगी। मजहब, तौहीन रिसालत, दिफाई पाकिस्तान, दिफाई इदारों, पाकिस्तान के सकाफती और अखलाकी रुझानात और हुकूमती अहकामात के खिलाफ मवाद काबिल सजा करार। इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, नफरत अंगेज, अखलाक बाख्ता और फहाश मवाद, फहाशी और तशद्दुद की लाइव स्ट्रीमिंग पर पाबंदी होगी। बच्चों को मुतासिर करने वाला, इनफरादी और इज्तिमाई साख और दूसरों की निजी जिंदगियों को मुतासिर करने वाला मवाद भी ममनू करार। नए कवायद यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, गूगल प्लस समेत तमाम कंपनियों पर लागू। 5 लाख से जायद सार्फिन वाली सोशल मीडिया कंपनियों की रजिस्ट्रेशन लाजिम करार। कंपनियों को रूल नाफिज होने के 9 माह में अपने दफातर पाकिस्तान में कायम करना होंगे, जिसके बाद 3 माह के अंदर कोऑर्डिनेशन की खातिर फोकल पर्सन का तकर्रुर लाजिम। 18 माह में डेटाबेस सर्वर कायम करना होगा। कंपनियां पाकिस्तान के वकार, सलामती और दिफा के खिलाफ मवाद खत्म करने की पाबंद होंगी। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने 6 साल बाद विमेंस टीम का कैंप बुला लिया है। हैरानकुन तौर पर खिलाड़ियों का कोविड टेस्ट नहीं होगा। पाकिस्तान विमेंस फुटबॉल टीम का तरबियती कैंप लाहौर में तलब किया गया है। तमाम 30 खिलाड़ियों को 26 अक्टूबर की सुबह लाहौर में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। खिलाड़ियों से कहा गया है कि वो अपना ट्रेनिंग और दीगर सामान साथ लेकर आएँ। खबरों की अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।